नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इस दिन हिंदी पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए विशेष अवसर होता है। हिंदी के विषय में कुछ कहने का, कुछ करने का। इसको लेकर बड़े-बड़े मंचों पर बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े-बड़े व्याख्यान आयोजित कराए जाते हैं। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में निबंध प्रतियोगिताएँ भी कराई जाती हैं। तो तमाम चीज़ें की जाती हैं। फिर हम हिंदी की दशा, दिशा, वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं। फिर अपने व्यावहारिक जीवन में आ जाते हैं और ये प्रक्रिया सतत आप देखेंगे हर साल की जाती रही है। लेकिन न हिंदी की स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है, न हिंदी पढ़ने-पढ़ाने वालों को लेकर विशेष तरीके से कोई बात की जा रही है। फिर भी इन सभी चुनौतियों के बीच हम चर्चा करेंगे कि हिंदी में रोजगार के कौन-कौन से अवसर हो सकते हैं। तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी पढ़ने और पढ़ाने वालों के बीच एक चर्चा बनी रहती है कि हिंदी राजभाषा है या फिर राष्ट्रभाषा है। यह सिर दर्द बना हुआ प्रश्न उत्तर देते-देते हम थक जाते हैं कि संवैधानिक रूप से हिंदी राजभाषा के तौर पर है और भावनात्मक तथा बहुसंख्यक दृष्टिकोण से बोलने वालों के हिसाब से हिंदी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा की जब भी चर्चा की जाती है, आज़ादी के पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर देखा जाता था, लेकिन जैसे ही हम आज़ाद हुए, तो इसको राजभाषा के रूप में रख दिया गया और साथ में इसके साथ अगर हम बात करें तो भारत में सिर्फ हिंदी ही राजभाषा नहीं है, बल्कि इसके साथ अन्य और कई भाषाएँ हैं जिनको कि राजभाषा के तौर पर देखा जाता रहा है, जिनकी संख्या 22 है, जब हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। तो मन में यही सवाल आता है कि जब तक किसी भाषा को रोजगार और व्यवहार से जोड़कर नहीं देखेंगे, तब तक उस भाषा का महत्व नहीं दिखाई देगा। बातें हम करते रह जाएँगे, इसलिए ज़रूरी है कि भाषा को रोजगार और व्यवहार दोनों दृष्टिकोण से मजबूत किया जाए। तो चलते हैं हम देखते हैं कि हिंदी विषय में अगर आप रोजगार खोज रहे हैं, तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, आपको कई रोजगार यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी से अगर आप अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो शिक्षक के रूप में आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षक भी 2 तरीके के हैं, प्राइवेट और सरकारी। तो हिंदी विषय से अगर आपने अपने करियर को देखना शुरू किया है, तो प्राइवेट और सरकारी दोनों माध्यमों में आप जा सकते हैं। खास तौर से हिंदी एक ऐसा विषय है, जिसमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक आपको शिक्षक बनने का अवसर मिलता है। प्राथमिक में भी आप देखेंगे अलग-अलग राज्यवार विज्ञापन आते हैं, वैकेंसीज़ आती हैं और लोगों का चयन होता है। साथ में केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी तमाम जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, इनके माध्यम से आप प्राथमिक शिक्षक के तौर पर काम कर सकते हैं। अगर आपने और हिम्मत बनाई, तो आप छठी से 8वीं तक जा सकते हैं, 9वीं से 10वीं तक पढ़ा सकते हैं, जिसको आप टीजीटी के तौर पर जानते हैं। 11वीं से 12वीं के शिक्षक के तौर पर आप कार्यरत हो सकते हैं या फिर अपना योगदान दे सकते हैं, जिसको कि हम पीजीटी कहते हैं। इसी में डायट प्रवक्ता जैसी वैकेंसीज़ भी आती हैं, खास तौर से अगर हम यूपी की बात करें, तो समय-समय पर प्रवक्ता संबंधी विज्ञापन आते रहते हैं। अगर आपने और मेहनत किया, एकेडमिक्स में अपने को धैर्य रखते हुए आगे बढ़ाया, तो आप यूजी और पीजी लेवल के भी शिक्षक हो सकते हैं, साथ में आप शोध कार्य भी करा सकते हैं। खास तौर से इसके लिए आपको महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर और प्रोफ़ेसर के रूप में काम करने का मौका मिल सकता है। तो सबकी क्राइटेरिया अलग-अलग है। हम क्राइटेरिया पर नहीं बात कर रहे हैं, हम बस बात कर रहे हैं कि हिंदी विषय से आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसकी क्या-क्या संभावनाएँ हैं, कहाँ-कहाँ बन सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 0 लेवल से आप हायर लेवल तक शिक्षक के रूप में काम कर सकते हैं। बस आपकी जो भी क्राइटेरिया है, आपकी जो पढ़ाई-लिखाई है, जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, उसको आप कंप्लीट कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज भले हिंदी दिवस है, फिर भी हम अपने भाषा शैली में उसी तरीके से अपनाए हुए हैं जैसे कि हम आपसे रोज़ बोलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज हिंदी दिवस है तो हम कुछ जो व्यावहारिक शब्द हैं उनसे कट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मली जैसे मेरी बात आपको समझ जाए उसी तरीके से बातें हम
रख रहे हैं। ये नहीं कि एक दिन हम संस्कृत निष्ठ क्लिष्ट हिंदी बोलेंगे और अगले दिन से हम फिर वही इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा दिखावा किसी भी भाषा के लिए खतरनाक हो सकती है। और जिस तरीके से कहा जाता है कि मनुष्य मरते हैं, वैसे ही भाषाएं भी मरती हैं। जब तक जिस भाषा को बोलने वाले रहेंगे, तब तक उस भाषा का अस्तित्व रहेगा, उसकी अस्मिता रहेगी। आपने कुछ वर्षों पहले देखा होगा, न्यूज में जरूर पढ़ा होगा कि जारवा नामक एक जनजाति है जो कि अंडमान निकोबार में पाई जाती थी। उसमें एक जो वहाँ की क्षेत्रीय बोली या भाषा थी, सिर्फ एक व्यक्ति बोलने वाला था। जिस दिन उसका निधन हुआ, वो भी भाषा खत्म हो गई। तो भाषा हम मनुष्य के ऊपर ही निर्भर है। तो जब तक भाषा को रोजगार और व्यवहार से नहीं जोड़ा जाएगा, भाषा का अस्तित्व अस्मिता हमेशा खतरे में ही रहेगा। लेकिन अभी हिंदी के साथ वैसा नहीं है। हमने बता दिया यहाँ पर कि शिक्षक के तौर पर सबसे बड़ा अगर रोजगार हिंदी विषय में है, तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप देखेंगे, शिक्षक या शिक्षा विभाग में देख सकते हैं। तो हमने पूरा चर्चा कर ली यहाँ पर, आप इस चीज को समझ भी पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं लेखक के रूप में। आजकल आप देखेंगे कि अगर क्षमता है आपके अंदर, लेखकीय गुण है, तो आप अच्छा खासा मुकाम हासिल कर सकते हैं, अपनी इमेज बना सकते हैं। तो लेखक के तौर पर आप देखेंगे कि साहित्य में हाथ आजमा सकते हैं, सिनेमा के क्षेत्र में जा सकते हैं, विज्ञापन में जा सकते हैं, पटकथा लेखन में भी अपना काम कर सकते हैं। साहित्य की बात करें तो आप कहानी, उपन्यास, डायरी, आलोचना, आत्मकथा जैसी विधाओं में लिखकर अपने लेखनी को मजबूत कर सकते हैं। खासतौर से जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ, तो डायरी विधा में एक किताब काफ़ी फेमस चल रही है, जिसका नाम मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग जान रहे होंगे। वैसे इसके बाद जो सबसे सशक्त विधा के रूप में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब आत्मकथा है। कथा साहित्य तो लोग लिख रहे हैं, लेकिन आत्मकथा, क्योंकि इन दोनों विधाओं में, खासतौर से डायरी और आत्मकथा दोनों विधाओं में पाठक वर्ग थोड़ा बचा-खुचा है। पाठक वर्ग उससे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ज़ाहिर-सी बात है कि दूसरे के जीवन में क्या हुआ है, उसको आप क्रमबद्ध तरीके से जानना चाहते हैं। अपने जीवन में क्या चल रहा है, उसको तो आप देखते ही हैं, लेकिन दूसरे के जीवन से आप सीखते भी हैं और उसके हिसाब से फिर आगे चलने का प्रयास भी करते हैं। तो खास तौर से साहित्य में हम देखें, तो कविता तो है, लोग लगातार कविताएँ लिख रहे हैं। लेकिन ये 2 विधाएँ वर्तमान समय में काफ़ी चर्चित हैं और ये आपसे जुड़ी हुई हैं। सबकी आत्मकथा अलग-अलग हो सकती है, सबके संस्मरण अलग-अलग हो सकते हैं, सबकी डायरी अलग-अलग हो सकती है। तो इसमें अभी आप देखेंगे कि बड़ा अच्छा स्कोप है। तो लेखक के तौर पर भी आप अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद सिनेमा में आप देखेंगे कि गीत लिखने वाले, चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर अलग-अलग जो भी सिनेमा आपके देश में हैं, उसमें गीतों का काफ़ी रोल है। अच्छे-बुरे गीत लिखे जाते हैं, लेकिन अच्छे गीत भले शुरू में पॉपुलर ना हो, चर्चित ना हो, लेकिन बाद में उनको लोग गाते हैं। मुझे याद है कि सिनेमा में हाल-फिलहाल में हमारे एक सीनियर हैं, जिनको कि आप सुने भी होंगे, डॉक्टर सागर, जेएनयू नाम से वो लिखते हैं गीत और कई जगहों पर उनके गीत काफ़ी पॉपुलर भी हुए हैं, चर्चित भी हुए हैं। तो इस तरीके से आप भी हाथ आज़मा सकते हैं और हम प्रेमचंद को कैसे भूलें, जो कि इतने बड़े कथाकार होने के बावजूद भी सिनेमा में अपने भाग्य को आज़माने का प्रयास किया था। वो बनारस से बम्बई भी गए हुए थे। अगला जो है विज्ञापन के क्षेत्र में भी आप अपने किस्मत को आज़मा सकते हैं, अपने करियर को बना सकते हैं। ख़ास तौर से जो पंचनुमा पंक्तियाँ होती हैं, जो वन लाइनर जो भी स्लोगन्स होते हैं, उनको बनाने के लिए या फिर जो भी वस्तुएँ जो विज्ञापन के तौर पर आती हैं, उनके लिए आप स्लोगन लिख सकते हैं। अगर आपके घर में टीवी होगी, तो आप ज़रूर देखते होंगे कि जो भी विज्ञापन आते हैं, उसमें जो भी टैग लाइन है या फिर वहाँ पर जो भी अ, अभिनय करते हुए वस्तुओं का प्रचार किया जाता है, वो किसी न किसी राइटर द्वारा लिखा गया शब्द होता है, लोग उसको केवल प्रस्तुत करते हैं। तो विज्ञापन में भी अच्छा खासा आप करियर बना सकते हैं। इसके साथ पटकथा लेखन में भी आप अपने करियर को बना सकते हैं, जिसमें आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि तमाम वेब सीरीज़ आ रही हैं, धारावाहिक बन रही हैं, वो कोई न कोई लिख रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि जिस तरीके से हम विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लेखकों को अच्छे से जान जाते हैं, कारण ये है कि उनका ग्रुप है, उनका प्रचार-प्रसार करने वाला है। अगर आप अच्छा कवि बनना चाहते हैं, तो 10 अपने इस तरीके के चेलों को तैयार कर लीजिए जो फेसबुक पर व्हाट्सएप पर इधर-उधर लिख दें कि आप इस सदी के सबसे बड़े कवि हैं।
या सबसे बड़े आलोचक हैं, सबसे बड़े साहित्यकार, तो आप उनको जान जाते हैं और बड़े-बड़े प्रकाशन संस्थान भी इसको बढ़ावा देते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पटकथा लेखन में हम उस लेखक को नहीं जान पाते हैं। वो पर्दे के पीछे से ही काम करता है। भले हम वेब सीरीज़ को देखते हैं, उसको सराहते हैं, उसकी समीक्षा लिखते हैं, बाद में पता चलता है कि इसका इसका लेखक कौन है। जैसे मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, मिर्ज़ापुर नामक आपने वेब सीरीज़ देखा होगा। अब आपके मन में आना चाहिए कि इस तरीके की कहानी कौन लिख सकता है? और वेब सीरीज़ में आप देखेंगे कि इसका वो आ रहा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से कई पार्ट आ रहे हैं, ठीक है? पंचायत नाम का सीरीज़ भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है? इसको कैसे छोड़ा जा सकता है? तो कहने का मतलब है कि लेखक के रूप में आप हिंदी विषय से हैं, तो अपने करियर को बना सकते हैं। बहुत सुनहरा अवसर है। आज हम देख रहे हैं कि अच्छे लेखकों की कमी हो रही है। लेखक तो बहुत सारे हैं। जो वही गुटबाजी करने वाले लेखक हैं, वही हैं कि जिनका प्रचार-प्रसार ज़्यादा होगा, उन्हीं को बड़ा लेखक माना जाता है। लेकिन अगर आप में क्षमता है, तो आप प्रेमचंद की तरह लिखने की कोशिश कीजिए और कालजयी लेखक बनिए। तो ये कुछ विकल्प हैं जिनको आप आज़मा सकते हैं। अगर हम आगे बात करें, तो हिंदी अधिकारी के रूप में कई पद आते हैं राज्यों में भी और केंद्र में भी। तो खास तौर से आप देखेंगे आईबीपीएस से पद निकलते हैं राजभाषा अधिकारी। अगर इसमें आपका चयन होता है, तो आपको नौकरी करने का मौका मिलता है तमाम जितने भी बैंक हैं, उनके अंदर। संसद में हिंदी अधिकारी के तौर पर भी पोस्ट आता है। इन सभी पोस्टों के लिए आपको विशेष सावधानी रखना है कि हिंदी के साथ आप अंग्रेजी भी पढ़े हों, खासतौर से ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप इस एरिया में अपने हाथ को आजमा सकते हैं। ठीक है, ओएनजीसी में हिंदी अधिकारी के लिए पोस्ट आता है, जिसकी नियुक्ति यूजीसी नेट परीक्षा के आधार पर ही की जाती है। जो बच्चे कट ऑफ में ऊपर होते हैं, उनको एनजीसी में हिंदी अधिकारी के तौर पर देखा जाता है और इनको राजभाषा अधिकारी के तौर पर भी कहा जाता है। विश्वविद्यालयों में भी हिंदी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। आप अगर केंद्रीय विश्वविद्यालयों से जुड़े होंगे, तो वहाँ पर एक हिंदी अधिकारी रहता है, क्योंकि जहाँ भी बड़े कार्यालयों में काम किए जाते हैं, वहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी दोनों के जानकार होने ज़रूरी हैं, क्योंकि जो भी नोटिस निकाली जाती हैं, रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं, प्रतिवेदन निकाले जाते हैं, तो उसमें हिंदी अधिकारियों का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर भी आप इसको अपने करियर के रूप में चुन सकते हैं। आगे हम बात करें सिविल सेवा की तैयारी के रूप में, हिंदी जहाँ विषय के रूप में ले सकते हैं, वहीं माध्यम के रूप में भी आप इसको आज़मा सकते हैं। वैसे सिविल सेवाओं की बात करें, तो संघ सिविल सेवा में हिंदी माध्यम का जो भी रिजल्ट्स रहता है, उसको लेकर प्रायः चिंता व्यक्त की जाती है। कभी अच्छा आ जाता है, कभी बुरा आ जाता है, ठीक है? तो आप इसको आज़मा सकते हैं। अगर आप में क्षमता है, तो आप उन्हीं में चयनित होकर फिर हिंदी विषय पर आप अलग-अलग जगहों पर जाकर अपने अनुभव को शेयर करते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा निशांत जैन करके। अब उनका चयन हुआ, उन्होंने किताब भी निकाल दी तमाम जगहों पर। आज जब हिंदी दिवस का अवसर है, तो इस तरीके के लोगों को बार-बार व्याख्याता के रूप में बुलाया जाता है, मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया जाता है और सम्मानित किया जाता है। तो कहीं न कहीं उन्होंने इसी माध्यम के बहाने, मतलब इस सेवा के बहाने ही साहित्य और उस हिंदी माध्यम का प्रचार-प्रसार ही किया है। इसको सकारात्मक रूप में ही लेना चाहिए। अगर हम राज्य स्तर पर बात करें, तो सिविल सेवा में इसका यूज़ तो आप कर ही सकते हैं। साथ में अलग-अलग कुछ विज्ञापन और आते हैं, जिसमें कि आरओ, एआरओ, बीईओ, राजस्व विभाग से रिलेटेड रेवेन्यू ऑफिसर का जो पद आता है, उसमें भी हिंदी का बड़ा रोल होता है। प्री में भी और मेंस में भी जो भी निबंध लेखन इत्यादि हैं, उनके दृष्टिकोण से भी आप हिंदी विषय को चुन सकते हैं। अगर आगे हम बात करें अन्य क्षेत्रों में, तो अन्य क्षेत्रों में देखें, तो अगर आपकी हिंदी अच्छी है, भाषा पर खास तौर से पकड़ है, तो आप मीडिया में जा सकते हैं, आप अच्छी पत्रकारिता कर सकते हैं, आप अनुवादक के रूप में काम कर सकते हैं। इसमें हिंदी के साथ अन्य कुछ भाषाओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। खास तौर से हमने देखा है कि जेएनयू में और तमाम संस्थानों में अनुवाद का एक पाठ्यक्रम ही चलता है, प्रोग्राम चलता है, जिसको कि हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं या फिर जिसमें हम एमफिल, पीएचडी भी करते हैं, एमए भी करते हैं। तो अनुवादक के रूप में आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं। अगर अनुवादक नहीं होते, तो शायद हम अलग भाषा-भाषी संस्कृतियों को नहीं समझ पाते, सभ्यताओं को नहीं जान पाते या फिर एक देश से दूसरे देश के बारे में उतना ठीक से नहीं जान पाते। और आपने हाल-फिलहाल में देखा होगा कि एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला था बुकर पुरस्कार से रिलेटेड गीतांजलि श्री को। वो जो पुरस्कार मिला, वो भी अनुवाद के थ्रू ही मिला। और हम क्यों बोलते हैं?
कि जब गीतांजलि को पुरस्कार मिला था, खासतौर से रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो भी अनुदित ही थी। तो अनुवाद का बड़ा रोल रहा है। हालाँकि इन क्षेत्रों में लोग जाना पसंद उतना नहीं करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा-सा श्रम साध्य है। फिर भी अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है। कंसल्टेंट तमाम कंपनीज़ हैं। इसमें मैं कोचिंग को भी जोड़ लूँ, तो अगर आपकी भाषा अच्छी है, आपकी वाणी बहुत मधुर है, आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, अपने शारीरिक सौंदर्य से आकर्षित तो कर ही सकते हैं, साथ में अगर आप बोलते हैं, तो भी काफ़ी मायने रखता है। ख़ास तौर से आपने देखा होगा, जो भी टेक्नोलॉजी है मोबाइल में जो भी आवाज़ आती है, जिसको हम कंप्यूटरीकृत कहते हैं, लेकिन वो किसी की तो आवाज़ होगी। इसी तरीके से मेट्रो में अगर आप जाएँ, आप देखें कमेंट्री अगर होती है, तो वहाँ पर भी हम हिंदी विषय के ज्ञाताओं को देख सकते हैं। आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं, मेरा कहना यही है। तो कंपनी, कोचिंग, संचालक की भूमिका, तमाम क्षेत्रों में आप अगर भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं, हिंदी पर, तो आप अच्छे से वहाँ पर काम कर सकते हैं, करियर के रूप में बना सकते हैं। अब तो समय बदल रहा है, तनाव का युग है, तो इसमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी भाषा पर अच्छी पकड़ है, आप अच्छी-अच्छी बातें कह सकते हैं, आप भले अंदर से डिमोटिवेट हों, लेकिन भाषा के माध्यम से आप सामने वाले को मोटिवेट करना जानते हो, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर अवसर है। अगर मान लीजिए आप हिंदी भाषा में अच्छी पकड़ रखते हैं, तो आप मोटिवेटर के तौर पर बहुत जल्दी से उभर कर आ सकते हैं और जोश टॉक जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर अपनी आप बीती को बता भी सकते हैं और आपसे तमाम लोग जुड़ेंगे भी। ख़ासतौर से हम देखें तो बाबाओं का बड़ा इसमें रोल रहा है। बाबाओं से हम क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि उनकी हिंदी भाषा पर पकड़ है और वो हमें अच्छी लगने वाली ही बातें कहते हैं और लगता है कि हाँ, ये अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। अगर वहीं सामान्य व्यक्ति अगर उसी बात को कह रहा है कि मेहनत करो, परिणाम पर ध्यान मत दो, तो लगेगा कि ये तो सामान्य बात है, ये तो हम भी जान रहे हैं। लेकिन अगर यही कोई बाबा बोल देता है या फिर कोई मोटिवेटर बोल देता है, तो लगता है कि नहीं, ये बहुत अच्छी बात कह रहा है, हम तो इस चीज़ को जानते ही नहीं थे। तो मोटिवेशन और मोटिवेटर बनने का आपको काफ़ी अच्छा अवसर है क्योंकि अ, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो तमाम जगहों पर तनाव फैले हुए हैं। आपको इस तनाव में एक मोटिवेटर के तौर पर अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, अवसर मिल रहा है, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। अगला जो है, जो वर्तमान समय को हम देखें, तो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर के रूप में आप काम कर सकते हैं। जिसमें कि हम अगर शिक्षक के तौर पर देखें, तो आप अगर सक्षम हैं, तो आप अच्छा खासा यहाँ पर अपने ज्ञान को लोगों तक पहुँचा सकते हैं और अपने भाषा के माध्यम से ही अपनी अस्मिता को भी लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर में ढेर सारे आ जाएँगे, उसमें कॉमेडी भी, उसमें टीचिंग का भी आ जाएगा, उसमें ब्लॉग्स का भी आ जाएगा, तमाम चीज़ें। आप लोग इससे जुड़े हुए हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हिंदी विषय अगर आप पढ़ रहे हैं, जाने-अनजाने में, तो आपको निराश नहीं होना है। तमाम रोज़गार के अवसर यहाँ पर उपलब्ध हैं, बस आपको अपनी क्षमता को पहचानना है। बड़े-बड़े मंचों की मंचीय भरी बातों पर आपको विश्वास नहीं करना है। वो तो आज के दिन बहुत ही रोदन करेंगे, हिंदी की दशा, दिशा, वर्तमान, भविष्य इत्यादि पर बात करते हुए अंत में ये सिद्ध कर देंगे कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वास्तविकता को जानते हैं, हिंदी पढ़ने और पढ़ाने वालों की इस समाज में कितनी इज़्ज़त है, कितने सम्मान है, उनको किस नज़रिए से देखा जाता है, इसको लेकर न मेरी वाणी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और न लिखने का कोई मन करता है। जब से हिंदी दिवस आज का दिन शुरू हुआ सुबह से, तो मैं सोचा कि कुछ इस पर लिखूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुछ-कुछ लिखता भी हूँ, तो मेरे मन में कंटेंट आया और मुझे लगा कि मैं लिखित रूप से लिखूँ, इसके पहले मैं अपने उन विद्यार्थियों से जुड़ूँ जो कि हिंदी को रोज़गार और व्यवहार के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे कोई बड़ा मंच नहीं मिला, लेकिन जिस मंच पे मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ, वो भी मंच कोई छोटा नहीं है। हिंदी की अगर सेवा आपको करना है, तो ये भी मंच काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस मंच से आप बहुत कुछ लोगों को बता सकते हैं। तो मुझे लगा कि रोज़गार और व्यवहार से दो जोड़कर आप सभी से चर्चा की जाए और बाकी तो रोज़-रोज़ चर्चा करने का मौका मिलेगा ही, कभी हम और भी बात कर लेंगे। तो हमने जो भी कुछ सोचा और समझा और व्यावहारिक रूप से आप सभी से हम बताने की कोशिश किए। उम्मीद है कि आप शिक्षक भर्तियों के अतिरिक्त
अन्य रोजगारों को भी देखे होंगे कि हाँ, अगर ये डिग्री मेरे पास है, तो यहाँ पर भी हम जा सकते हैं। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और हिंदी दिवस की एक बार फिर से आप सभी को हम हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं और दिवस मनाने से नहीं होगा, बल्कि इसको जीने से आगे बढ़ेगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।